जानकारी निकाला, समाज के बारे में सोचना शुरू किया। मेरा एजुकेशन ही आंध्र प्रदेश में हुआ और जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, हमारे समाज का क्या है, आदिवासियों का क्या है। तो मेरी स्टडी में 3 चीजें आई कि जिसको भारत के इतिहासकार, जिसको भारत के हिस्टोरियन स्वाधीनता का संघर्ष बोलते हैं, आजादी की लड़ाई बोलते हैं, उस आजादी की लड़ाई का 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। ये मैं यहां से दूसरी बात, आदिवासियों का जो संघर्ष था वो रूरल बेल्ट का संघर्ष था, गांव खेड़ों का, जंगल और कस्बों का संघर्ष था, और दूसरी तरफ शहरी लेवल का संघर्ष हो रहा था, जिसकी दखल ली जाती थी, जिसके पेपर में स्टेटमेंट्स आते थे, कलेक्टर उसकी नोंद भी करते थे। लेकिन जो आदिवासियों का संघर्ष था उसकी नोंद इस देश में किसी ने नहीं किया। इसके 3 कारण हैं। उस वक्त पेशवाई काल से आदिवासियों को इस देश में क्रिमिनल ट्राइब बोला गया। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब होता है पैदाइशी गुनाहगार। उसने कोई गुनाह नहीं भी किया होगा तो उसको पैदाइशी गुनाहगार बोलते हैं। यानी वो सरकारी दफ्तर में, पुलिस में और शहरी एरिया में नहीं रह सकता। इससे बड़ी बात और है कि अगर वो शहरी एरिया में दिखा और उसको देखकर किसी ने मार दिया तो उसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्राइब है। इस देश में किसी भी समाज के खिलाफ में ऐसा कानून पैदा नहीं हुआ, बनाया नहीं गया जो आदिवासियों के खिलाफ में बनाया गया। उसको मारो, उसका मर्डर कर दो, लेकिन उसके कोई एफआईआर नहीं होगा। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी देश के आदिवासियों के खिलाफ में ऐसा कानून नहीं बनाया गया जो भारत में बना। यही एक कारण है कि आज आप लोग बिरसा मुंडा की तो बात कर रहे हैं, सोमा दुमान की बात नहीं करते हम। बिरसा मुंडा के आपको 10 लाइन मालूम है, लोगों ने पीएचडी कर ली, कोई साहित्यकार बन गया, कोई ये नेता बन गया, कोई बनाना, इतना एजुकेशन हो गया, डॉक्टरेट कर लिए उन्होंने। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे पास में इतने सालों में जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी बिरसा मुंडा के बारे में है, उससे 5% भी जानकारी सोमा दुमान के बारे में है क्या? एक शहीद को हम याद कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति का एक ब्यौरा देखिए आप, इसका एनालिसिस करो, इसका विवरण करो, विश्लेषण करो। हम बिरसा मुंडा में तो बात कर रहे हैं, लेकिन सोमा दुमान के बारे में बात ही नहीं करते। उसके बारे में रिकॉर्ड्स नहीं है, रिकॉर्ड्स, क्योंकि उसका नाम क्रिमिनल ट्राइब लिस्ट में था। गुनहगार जमात का आदमी इस देश का शहीद नहीं हो सकता, इस देश का सेनानी, स्वतंत्र सेनानी नहीं हो सकता, ऐसी सोच बनाई गई है। शहरी लोग तो केवल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आदिवासी तो साहूकार से भी लड़ रहा था, जमींदार से भी लड़ रहा था, और ब्राह्मणों से भी लड़ रहा था। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट्स किया मेरे को कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बिरसा मुंडा से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने कहा बोला है ऐसा? इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिरसा मुंडा और बाबा साहब घर के ही लोग हैं।
और घर के लिए एक रख के भी है। कुछ लोगों ने मेरे इस पे कमेंट्स किया कि भाई अगर आदिवासी वनवासी हो जाएगा तो ओबीसी, एससी, मुस्लिम ये स्वर्गवासी हो जाएंगे। मैं जो बोलता हूं ये सच है। माइकल बॉम साहब का आप डीएनए का रिपोर्ट देखिए, भारत की एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़िएगा। आप लोगों में क्या संबंध है? पंजाब राव देशमुख जी पार्लियामेंट में प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बोले थे कि अगर ओबीसी को इधर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उनको आदिवासियों की लिस्ट में रखो। अब इसके एविडेंस मत मांगना, कुछ काम तुम भी करो, होमवर्क करो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब कानून बना रहे थे देश का, तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से बना था 1898 में, जिसमें आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं देने का प्रावधान था, गैर आदिवासी को क्या सरकार को भी नहीं देने का प्रावधान था। उस एक्ट पर कुछ ना बोलते हुए बाबा साहब ने उसको संविधान में एज इट इज रखा। क्यों रखा? किस लिए रखा? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़े और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो भाई थे वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे। आदिवासी और कांग्रेस का कितना गहरा संबंध है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत की और बाबा साहब को जिताया। जिस व्यक्ति ने आखिरी वोट डाला था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, उसका भी नाम बिरसा था। वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से पहले से जुड़ा हुआ था। वो नमो सुधराय का जो आंदोलन है मंडल और वो पश्चिम बंगाल का जो आंदोलन था, उसमें से ही निकला वो व्यक्ति था। अब जोगेंद्र नाथ मंडल की किताबें पढ़ो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़ो, कंसेप्ट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री पढ़ो। जो गोदावरी का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को जो फ्रेम दिया गया, जो मांगे की गई, जिस तरीके का आंदोलन हुआ, जो एक्ट बनाया गया उस आंदोलन के लिए, वो बिरसा मुंडा के लिए, बिरसा मुंडा के कार्यकाल में बनाए गए आंदोलन से प्रेरित वो एक्ट बनाया गया। किसी भी देश को जमीन के बगैर परिभाषित नहीं कर सकते। बिगर जमीन के कोई देश नहीं होता, किताबों में कोई देश नहीं होता, हवा में कोई देश नहीं बनता। उसकी सीमाएं होती है, उसका अधिकार होता है। विश्व में भारत पहला देश है जहां 40% जमीन आदिवासियों की राष्ट्रीय संपत्ति में कन्वर्ट कर दी है। मैं ये बोल रहा हूं, हो सकता है कल मेरे पे एफआईआर भी हो जाए, लेकिन सच्चाई है। आजाद होने के पहले ये देश के जंगल किसके थे? कौन रहता था वहां? वो जमीन किसकी थी? जब संविधान बन रहा था, सबके सामने यही प्रश्न था कि व्हाट विल बी द नेशनल प्रॉपर्टी, हाउ यू कैन कलेक्ट द नेशनल असेसमेंट, नेशनल रेवेन्यू कहां से आएगी, देश कैसे बनेगा? देश के पास रेवेन्यू नहीं रहेगा, देश के पास संपत्ति नहीं रहेगी, तो देश कैसे कहलाया जाएगा? इसके लिए भी कुर्बानी आदिवासियों ने दी है। पार्लियामेंट में प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में चर्चा चल रही थी कि अगर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, अगर ऐसा कानून है तो क्या जिंदगी भर आदिवासियों की जमीन कोई खरीद ही नहीं सकेगा? ये डिबेट होने के बाद ये एक्ट बनाया गया, आदिवासियों की जमीनों को, उनके निजीकरण, उनकी निजी जमीनों को जिस
जिसके कोई पहले दस्तावेज नहीं होते थे हमारे, केवल मान्यता होती थी, जिसको गुड़ा बोलते हैं आप, जिसको पाड़ा बोलते हैं आप, जिसको पंचायत बोलते हैं आप, जिसको ग्राम सभा बोलते हैं आप। सोमा जोमा आज का आंदोलन अगर आप लोग देखेंगे तो यहां का बंजारा समाज भी उसका ऋणी है, यहां का ओबीसी समाज भी उसका ऋणी है, यहां का मुस्लिम समाज भी उसका ऋणी है, और आदिवासी तो ज्यादा ऋणी है। क्योंकि उस वक्त बिगर दस्तावेजों की प्रॉपर्टी का सर्वे चल रहा था। दस्तावेज नहीं है, प्रॉपर्टी किसकी है? हाउ यू विल डिसाइड? आप कैसे तय करोगे ये संपत्ति किसकी है? उस आंदोलन को लीड किया सोमा जोमा ने। तुम्हारे पास दस्तावेज नहीं है और तुमको मालिक बना दिया। आप लोग 1920 के पहले यहां पे जितने भी आदिवासी भाई है अपने रिकॉर्ड देखिए। वो दादा नहीं है अपने बीच में आज, मैं उनको बहुत याद कर रहा हूं, बंजारी दादा, उनका फोटो यहां पर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र भर सिर्फ जमीन की लड़ाई लड़ा, मेरे को बहुत सीखने भी मिला उनसे। मैं उनको आज उनके पद पीछे याद कर रहा हूं। ये कैसा समाज है जिसको अपने ही योद्धा के बारे में नहीं मालूम, अपने ही क्रांतिकारी के बारे में नहीं मालूम, अपने ही बाप के बारे में नहीं मालूम। मैं फलाना हो गया, मैं ये संगठन में काम कर रहा, मैं वो संगठन में काम कर रहा हूं, मैं इसका अध्यक्ष बन गया हूं, मैं इसका सचिव बन गया हूं। क्या करेंगे? तुम इधर आ जाओ, तुमको इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता हूं मैं। ये ताली वाली बिल्कुल नहीं। सवाल यह है समाज में कि समाज को बचाने वाले लोग कौन हैं, समाज पर सोचने वाले लोग कौन हैं। जो परिस्थिति बिरसा मुंडा के आंदोलन के वक्त में थी, उससे वर्स्ट परिस्थिति इस देश में आज है, उससे खराब परिस्थिति आदिवासियों की आज है। भारत सरकार ने बोल दी है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में स्टेटमेंट गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में यह स्टेटमेंट गया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। झारखंड, उड़ीसा, आसाम के आदिवासी बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको डिफाइन नहीं किया, संविधान में हमको परिभाषित नहीं किया। उसी बात को लेकर नागपुर में दीक्षा भूमि, नागपुर में बाबा साहब का आंदोलन, नागपुर में हमने कॉन्फ्रेंस नागपुर में ली, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमने बताया कि बाबा साहब ने आपको परिभाषित किया है करके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है कि जो शेड्यूल ट्राइब है वही भारत के आदिवासी है, और जो आदिवासी है यही भारत के मूल निवासी है, मूल मालिक है, जिससे सुप्रीम कोर्ट बोलता है। हमारे भाई बोलते हैं कि नहीं सभी लोग मूल निवासी है। अरे पहले कोर्ट का निर्णय तो आदिवासियों के पक्ष में है, जिनके पास संस्कृति है, जिसके पास कल्चर है। आज अमेरिका में आदिवासी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी मिलता है, इंग्लैंड में आदिवासी मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, नेपाल में मिलता है। ओबीसी कहां मिलता है? दलित कहां मिलता है? और कौन से देश के 32 थे जिनको मूल निवासी का दर्जा यूनाइटेड नेशंस में दे दिया गया है? तुम्हारा आरक्षण खत्म होने के बाद तुम्हारे पास पर्यायी व्यवस्था कौन सी है, इस पे बात करो। बाबा साहब ने तो यहां तक ला दिया हमको। आरक्षण खत्म होने के बाद क्या? यहां बैठा डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी लोग हैं, मेरा सवाल है आपसे, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी जनरेशन जिंदा कैसे रहेगी। कैसे जिंदा रहेगी?
8 रुपए, 9 रुपए, 9.5 रुपए, 6.5 रुपए, आप 5 रुपए 25 पैसे आदिवासियों की डेली इनकम बता रही है गवर्नमेंट। जो आदमी 5 रुपए 25 पैसे कमाता है वो जिंदा कैसे रहेगा? कौन बात करेंगे इसके ऊपर? कोई बात नहीं करता। वो भूखे आदमी की बात कर रहा है, 5 रुपए 25 पैसे कमाता है वो जिंदा कैसे रहेगा? वो समाज का आदमी का डेवलपमेंट कैसा होगा? उसके बारे में सोच रहा कौन है? उसकी हालत ऐसी क्यों हुई है? कौन से रास्ते से ले जाना है समाज को? इस बारे में कोई बात नहीं करता। कोई पार्टी की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। और अपने शिष्यों को बताया, जब आदमी गुलाम रहता तो गुलामी से मुक्ति का जो रास्ता है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म आपकी एक अलग पहचान को खड़ा कर सकता है, किसी व्यवस्था से आपको बाहर निकाल सकता है, लेकिन लड़ाई का साधन धर्म नहीं हुआ है। विश्व का कौन सा भी देश का इतिहास ले लीजिए आप, धर्म के आधार पर रोटी की लड़ाई, जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी गई। मैं हिंदू बोल दूंगा अपने आप को, मेरे देश में जमीन मिल जाएगी मेरी, नहीं मिलेगी। जब तक कि मैं अपने आप को आदिवासी नहीं बोलूंगा तब तक कि मेरी जमीन सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा और मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ लोगों का कहना है कि आदिवासी शब्द मॉडर्न है, मैं प्रूफ करके देता हूं, लेकिन माहौल बनाओ पहले। जितना खिलाफ हो रहा है थोड़ा और बनाओ उसको। हमारी मेहनत को भी तो कोई श्रेय मिले। बिरसा मुंडा ने 25 साल में, अपनी जिंदगी के 25 साल में इतना बड़ा काम किया कि 25 साल हो गए मैं बिरसा मुंडा की मूवमेंट को लेकर चला हूं, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। मेरे आंख में आंसू आ गए जब मैं यहां पर आया और देखा बिरसा पर्व है। एक समय था मैं 10 लोगों की मीटिंग लेता था, यहीं पे नाश्ता पानी खाना खा के बाइक लेके चले जाता था। मेरे को डिप्रेशन आता था, नर्वस हो जाता था कि ये समाज कभी समझेगा कि नहीं समझेगा। अब वो छोड़ दो, मैं जिस माहौल में रहता था वहां के लोग पूछते थे मेरे को, आज आदिवासी है क्या? ये नहीं हो सकते आदिवासी, ये बातें चलती थी। ये आदिवासी नहीं हो सकता, वो आदिवासी नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी के साथ, गर्व के साथ बोलता हूं, आप उड़ीसा में महाराष्ट्र के आंत को पहचानते हैं, नागालैंड में महाराष्ट्र के आंत को पहचानते हैं। ये मिशन नहीं है। भले मैंने अभी तक क्या इसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया सोमा डोमा आंत के बारे में, लेकिन सोमा डोमा आंत का नाम अभी झारखंड में दिया जाता है। ये मिशन है। मैं उस दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त बोल रहा था कि आदिवासियों को बोलते तुम्हारी सारी 7% जनसंख्या है, आपकी जनसंख्या बताते हैं और आपको खामोश कर देते हैं। आपकी जनसंख्या बताते हैं धनवे साहब, और आपको चुपचाप कर देते हैं कि भैया तेरी जनसंख्या 7.5% है, 7.5% लोग क्या कर लेंगे देश। भारत में कितने राज्य हैं? 32। बराबर बोलेगा, 32 है ना? उसमें से 14 राज्य आदिवासियों के हैं। आप नॉर्थ ईस्ट पकड़ लीजिए, जिसको 7 सिस्टम बोलते हैं। महाराष्ट्र का वो भाग जहां आदिवासी बेल्ट रहता है,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है देश में, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, 14 राज्य आदिवासियों के, नहीं तो 12 तो है सबके, अगर हम काट भी दिए तो। जिस समाज के 12 राज्य है उसकी जनसंख्या बता रहे हैं आप। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, उसकी जमीन बताओ कितनी है इस देश में, अब उसकी पॉपुलेशन का निकलो। 45% भारत की जमीन आदिवासियों की है, ये कोई नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट आदिवासियों की जमीन पर होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आदिवासी की जमीन तो कोई खरीद नहीं सकता, तो अब यही वाला काम करो। समृद्धि महामार्ग में सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की गई, जब भारतीय रेल बनी सबसे जमीन आदिवासियों की गई, जब खदानें बनी सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की गई, जब बड़े बड़े बांध बने, नर्मदा बांध से लेकर जितने भी बड़े बांध बने भारत में, आदिवासियों की जमीन पे गई। विस्थापित कौन हुआ? आदिवासी हुआ। एक मंडला का आदमी मध्य प्रदेश से, वो महाराष्ट्र में आके काम करता है, साल भर बेचारा यही मजदूरी के काम करता है। उसके पास आधार कार्ड नहीं रहता, राशन कार्ड नहीं रहता, उसके बच्चे को कहां डालेगा, कौन से स्कूल में डालेगा, कोई उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है उसके पास, कोई रीजन नहीं है। पेपर में स्टेटमेंट आया था सर देशमुख सर कि बिरसा ब्रिगेड, सतीश का नाम आदिवासी मुक्त भारत